प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ RKG में। दोस्तों आज हम स्वच्छंदतावाद को देखेंगे, जो कि हिंदी आलोचना शास्त्र एवं समीक्षा शास्त्र से संबंधित टॉपिक है। यह MA 4th सेमेस्टर में का टॉपिक है और साथ साथ UGC नेट से भी संबंधित है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, स्वच्छंदतावाद क्या है, इसकी परिभाषा और इनके विभिन्न प्रवृत्तियों को। स्वच्छंदतावाद की अर्थ और परिभाषा से पहले परिचित हो जाते हैं तो पाश्चात्य साहित्य चिंतन का अर्थ है दोस्तों, जो पश्चिमी देशों में, यूरोपीय देशों में, अमेरिकी देशों में लिखा गया जो साहित्य है, इसमें रोमांटिसिज्म अथवा स्वच्छंदतावाद को प्रायः क्लासिसिज्म अर्थात अभिजात्यवाद का विरोधी प्रवृत्ति के रूप में देखा गया है। ठीक है, हिंदी साहित्य चिंतन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। पाश्चात्य साहित्य चिंतन में स्वच्छंदतावाद को अभिजात्यवाद की विरोधी प्रवृत्ति माना जाता है। ठीक है, हम पहले देख चुके हैं कि अभिजात्यवाद में जहाँ साहित्य के लिए वस्तुपरक शास्त्रीय नियमों का अनुशासन आवश्यक माना जाता है, वहाँ स्वच्छंदतावाद आत्मपरकता के साथ रचनाकार की स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन करता है। कहने का अर्थ यह है कि अभिजात्यवाद में शास्त्रीय नियमों का पालन किया जाता है। जो नियम पहले से बना दिए गए हैं एक श्रेष्ठ ग्रंथ में, उन्हीं श्रेष्ठ ग्रंथ के आधार पर उन नियमों का पालन किया जाता है और जो आगे की रचना होती है वह स्वच्छंद नहीं होती। ठीक है, जबकि स्वच्छंदतावाद में अपनी आत्मपरक, ठीक है, व्यक्तिगत रचनाएं अपनी जो भी वो फील करता है, जो कवि अपने हिसाब से रच सकता है, उसको रचना करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, अंग्रेजी आलोचना में रोमांटिसिज्म शब्द का प्रयोग 8वीं सदी के अंत में उभरी एक विशिष्ट प्रवृत्ति के लिए हुआ, जो मुख्य रूप से कविता के क्षेत्र में प्रतिफलित हुई, किंतु जिसने साहित्य तथा कला के अन्य क्षेत्रों पर भी गहरा प्रभाव छोड़ा। तो दोस्तों ये रोमांटिसिज्म शब्द है जो है, यह 8वीं सदी में कविता के क्षेत्र में प्रतिफलित हुआ, लेकिन इन्होंने अपना प्रभाव गद्य साहित्य के क्षेत्र में भी छोड़ा। ठीक है, रोमांटिसिज्म का अर्थ क्या है? तो इसका सीधा अर्थ है रोमांस से जुड़ा होना। ठीक है, रोमांस हम कह सकते हैं दोस्तों, अर्थात रोमांस का अर्थ होता है प्रेम परक रचनाएं। ठीक है, तो रोमांस से जुड़ा है जिसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। जैसे रोमांस शब्द सामान्यतः अति भावुक तथा कल्पना प्रधान मनोवृत्ति के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, ऐसी प्रवृत्ति जिसके लिए कुछ भी असंभाव्य नहीं है। तो रोमांस से संबंधित है मनोवृत्ति, कल्पना प्रधान मनोवृत्ति, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं को महत्व देते हैं। जो वास्तविक नहीं है उसको भी हम कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, तो असंभाव्य घटनाओं का भी कल्पना कर लेते हैं और यहीं से आरंभ होकर इसका प्रयोग मध्यकाल की प्रेम तथा साहसिकता पूर्ण कथाओं और लोक कथाओं के लिए होने लगा। तो प्रारंभ में इसका प्रयोग प्रेम से संबंधित कविताओं के लिए किया जाता था। उसके बाद साहसिकता पूर्ण कथा और लोक गाथाओं में इनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना चालू हो गया। तो संभव असंभव स्थितियों से जूझते चरित्रों वाली ये कथाएं प्रेम और वीरता के अत्यंत ऊंचे आदर्शों पर आधारित होती थी और इनमें प्रायः रहस्यमय अति मानवीय तत्वों का समावेश होता था। इनमें रहस्यात्मकता जोड़ दी जाती थी दोस्तों, और अति मानवीय तत्व अर्थात मानव से ऊपर वाले तत्व, अर्थात भगवान की मान्यता कर दी जाती थी। भगवान और अलग अलग जो चमत्कृत करने वाले तत्व हैं ये सभी डाल दिए जाते थे और इन्हीं कथाओं को क्या कहा जाता था? रोमांस। ठीक है, तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में इन कथाओं को रोमांस कहा गया। आगे चलकर रोमांटिसिज्म शब्द का प्रयोग साहित्य की उस प्रवृत्ति के लिए होने लगा जो वस्तुवादी, शास्त्रवादी तथा आदर्शवादी अनुशासन से प्रेरित गद्यात्मक साहित्य के विरुद्ध वस्तु तथा भाषा के स्तर पर भावुकता को, चारुत्व और रमणीयता से युक्त साहित्य की वकालत करती थी। ठीक है, तो धीरे धीरे 8वीं शताब्दी के बाद इसको
वस्तुवादी, शास्त्रवादी और आदर्शवादी अनुशासन के विरुद्ध मानने लग गया और इसकी जो भाषा है वो भावुकता प्रधान, चारुत्व, चमत्कृत और रमणीय अर्थ देने वाली भाषा बन गई। 18वीं शताब्दी में हम देखते हैं इसमें प्रयोग तथा क्षेत्र दोनों दृष्टियों से रोमांटिसिज्म शब्द का अर्थ का विस्तार हो गया। ठीक है, अब कैसे विस्तार हुआ? फ्रांस में उच्च वर्गीय अन्याय एवं शोषण के खिलाफ स्वातंत्र भावना से प्रेरित जो जन आंदोलन हुआ था, रोमांस का संबंध उस भावना से भी जोड़ा जाता था। तो धीरे धीरे इसका क्षेत्र बढ़ा और जो भी शोषण और अन्याय होता था उसके विरुद्ध जन आंदोलन होता था, उससे रोमांस को जोड़ दिया गया। अर्थात रोमांस का अर्थ हो गया जो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध जो विद्रोह उत्पन्न करने वाली भावना है उसे रोमांस कहने लग गया, है ना। तो इस अर्थ में वह व्यक्ति या स्थिति विशेष के स्थान पर पूरी मानवता की स्वतंत्र चेतना से जुड़ गया। तो रोमांस के अनेक अर्थों में अनेक सूक्ष्म अर्थ छायाएं हैं जिनके सारे पहलुओं को स्पष्ट रूप से निर्देशित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जिन रचनाकारों और विचारकों ने इस प्रवृत्ति के विकास और निर्वाह में योगदान दिया, उनकी जीवन शैली और जीवन दृष्टि में भी काफ़ी अंतर रहा है। इसलिए रोमांस और रोमांटिसिज्म की सुनिश्चित परिभाषा करना कठिन हो जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे रोमांस और रोमांटिसिज्म शब्द को बहुत ही बृहद क्षेत्रों में जोड़ दिया गया, जिसके कारण हम इसकी सुनिश्चित परिभाषा नहीं दे सकते। लेकिन कुछ विद्वानों ने इस कार्य को संभव नहीं माना है, वे संभव भी नहीं माना है। वे बोलते हैं कि रोमांटिसिज्म शब्द की परिभाषा नहीं दी जा सकती, लेकिन जब हम इसकी विशेषताओं और प्रवृत्ति का अध्ययन करें तो हमें इनकी कुछ स्पष्ट परिभाषा तो नहीं मिलती, लेकिन कुछ इनकी प्रवृत्तियों के आधार पर परिभाषा मिल जाती है, जिसके आधार पर हम देखेंगे। तो प्रवृत्तियों की विविधता को लक्ष्य करते हुए ऑर्थर लवजॉय ने सुझाव दिया कि रोमांटिसिज्म शब्द का प्रयोग एक वचन नहीं बल्कि बहुवचन प्रयोग है, रोमांटिसिज्म होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इनके 59 प्रकारों का निर्देश किया है। ठीक है, तो आर्थर लवजॉय ने रोमांटिसिज्म शब्द के 59 प्रकार अर्थात 59 प्रकारों से संबंधित है, ऐसा उन्होंने निर्देश किया। अंग्रेजी साहित्य के इतिहासकार एमिल लेगुई तथा लुई कैज़ामिया ने एकदम बदलते हुए मिजाज को इसकी सामान्य पहचान माना है और इसे परंपरावादी कला के विरुद्ध नव उन्मेषकारी सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांत कहा है। तो इस तरह से अंग्रेजी साहित्य के जो इतिहासकार है एमिल लेगुई और लुई कैज़ामिया, इन्होंने क्या बोला है? परंपरावादी कला के विरुद्ध नव उन्मेषकारी सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांत क्या है? रोमांटिसिज्म है। ठीक है, वे कहते हैं कि इस सिद्धांत को विशुद्ध मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखना चाहिए, कोई दूसरी दृष्टि इसे मनमाने ढंग से सीमित कर देती। अब हम देखते हैं हिंदी साहित्य के संदर्भ में। तो हिंदी साहित्य में रोमांटिसिज्म के लिए स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट है कि इस शब्द से इस सिद्धांत या मनोवृत्ति के एक ही पक्ष का संकेत मिलता है, किंतु यह शब्द रोमांटिसिज्म शब्द के संपूर्ण अर्थ के लिए रूढ़ हो गया। ठीक है, कहने को तो रोमांटिसिज्म शब्द का एक ही अर्थ निकलता है, स्वच्छंद मानवीय भावनाएं, है ना, स्वच्छंदतावाद बोल दिया गया, लेकिन यह इसके एक पक्ष को ही बताती है, स्वच्छंदतावाद, है ना। फिर भी यह क्या है, धीरे धीरे ये शब्द रूढ़ हो गया और रोमांटिसिज्म के संपूर्ण अर्थ के लिए यह प्रयोग होने लग गया। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में भी रोमांटिसिज्म शब्द का प्रयोग तो लंबे समय से होता रहा, किंतु पारिभाषिक अर्थ का निर्धारण बहुत बाद में हुआ। इस शब्द का पारिभाषिक अर्थ में प्रयोग सबसे पहले फ्रांस में किया गया था 1669 ईस्वी में। ठीक है, तो फ्रांस में यह शब्द कला चिंतन के संदर्भ में प्रयोग में लाया गया था। ठीक है, साहित्य के संदर्भ में नहीं, कला चिंतन के संबंध में लाया गया था। अंग्रेजी में भी यह जो शब्द है वह 17वीं शताब्दी में आ गया था, किंतु साहित्य के प्रसंग में अगर बात करें तो इसका अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित नहीं था। इसके सटीक अर्थ के बारे में यूरोपीय साहित्य जगत में काफ़ी समय तक वाद विवाद भी चलता रहा।
अंततः जर्मनी के श्लेगल ने शास्त्रवाद या क्लासिसिज्म के विपरीत प्रवृत्ति के रूप में इसका अर्थ निर्धारित कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही यह साहित्य जगत में आया तो जर्मनी के श्लेगल ने 17वीं शताब्दी के बाद क्या किया, शास्त्रवाद या क्लासिसिज्म के विपरीत प्रवृत्ति है यह ऐसा बता दिया उन्होंने। विडंबना यह है कि इसे सबसे अधिक प्रसिद्धि अंग्रेजी काव्य की एक प्रवृत्ति के रूप में मिली, किंतु उस प्रवृत्ति से जुड़े प्रख्यात कवियों जैसे वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली आदि ने अपने तथा अपने युग के काव्य शास्त्री जो सिद्धांत है इसकी चर्चा के दौरान कहीं भी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, न ही वे इसके अर्थ के प्रयोग को लेकर किसी विवाद में पड़े हैं। क्लासिसिज्म की विपरीत प्रवृत्ति के रूप में रोमांटिसिज्म का जो अर्थ है निर्धारित करने का तात्पर्य यह नहीं है कि यह प्रवृत्ति नकारात्मक या निषेधात्मक है। हम इसको नकारात्मक या निषेधात्मक प्रवृत्ति नहीं मान सकते। ठीक है, वस्तुतः इस प्रवृत्ति को परिभाषा के माध्यम से नहीं, इतिहास और प्रवृत्तियों के आधार पर ही हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हम प्रमुख प्रवृत्तियों को देख लेते हैं। स्वच्छंदतावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या है, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्तियों अथवा विशेषताओं की चर्चा मुख्य रूप से वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली, किट्स, बायरन आदि के काव्य पर आधारित है, किंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि इस युग में अंग्रेजी गद्य साहित्य भी तेज़ी से विकसित हुआ था। सर वॉल्टर स्कॉट के उपन्यासों, चॉर्ला लैब, हैज़लिट, लैंडर, इन सभी के ललित निबंधों तथा अन्य गद्य रचनाओं में स्वच्छंदतावादी विचारधारा अपने ढंग से अभिव्यक्त हुई है। इसलिए इस विचारधारा का विवेचन करते समय इस संपूर्ण साहित्य की विशेषताओं को रेखांकित किया जाना चाहिए और यह उल्लेख करना भी ज़रूरी है कि ये तमाम विशेषताएं सभी रचनाकारों में नहीं मिलती। ठीक है, आपको समझना होगा कि स्वच्छंदतावाद की जितनी भी विशेषताएं हैं ये हर साहित्यकार की रचनाओं में नहीं मिलती। उनमें से भी हर एक ने अपने अपने ढंग से स्वच्छंदतावादी आंदोलन में अपना योगदान दिया और उसके भीतर एक अपनी अलग पहचान भी बनाई। तो स्वच्छंदतावाद की विशेषताओं की बात करते समय जाहिर है कि उन जो समानताएं हैं उनकी चर्चा हमें करनी अपेक्षित होगी जो उनमें समान रूप से हमें दिखाई देती है, उन विशिष्टताओं को नहीं जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। तो हम उन्हीं विशेषताओं को बताएंगे जो स्वच्छंदतावाद के जितने भी कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनमें उभर कर आई है। पहले कहा जा चुका है कि स्वच्छंदतावाद को तार्किकता के विरुद्ध भाव का विद्रोह माना गया है और इसी से इसकी दो मूलभूत विशेषताओं के संकेत हमें मिलते हैं। पहला तो विद्रोह की भावना और दूसरा भाव प्रवणता। ठीक है, तो दो विशेषताएं मिल जाती है। तो पहला है विद्रोह। विद्रोह स्वच्छंदतावाद का मूल आधार है और जिसकी मुख्य प्रेरणा राजनैतिक और सामाजिक अत्याचारी रूढ़ियों के खिलाफ मनुष्य की स्वतंत्रता की मांग करने वाली फ्रांसीसी क्रांति रही है। तो स्वच्छंदतावाद का प्रमुख जो है इसका विशेषता वो है विद्रोह और फ्रांसीसी क्रांति इसके मांग में इससे संबंधित रही है और इस क्रांति के प्रभाव ने उस दौर के रचनाकार को राजनीति, धर्म, समाज और साहित्य की सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्ति की प्रेरणा दी। तो साहित्य में यह विद्रोह जड़ता, रूढ़ियों और अप्रासंगिक होती हुई लेखन परंपराओं से लेखक की मुक्ति के प्रयास में हमें दिखाई देता है। ल्यूकस ने इसे अवचेतन का विद्रोह कहा है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, यानी इन रचनाकारों की अंतर आत्मा विद्रोह करती है, इसीलिए मुक्ति की ललक साहित्य की अंतर वस्तु तथा रूप दोनों स्तरों पर उपस्थित है। विषय वस्तु के स्तर पर बात किया जाए तो स्वच्छंदतावादी रचनाकारों ने उदात्त चरित्र की गाथा गाने के स्थान पर साधारण मानव के सामान्य अनुभवों तथा अपने परिवेश और प्रकृति के सामान्य सहज रूपों को अंकित किया। ठीक है, पहले उदात्त चरित्रों का जो है उसको प्रमुख स्थान माना जाता था, लेकिन हम धीरे धीरे साधारण मानव को हम अभिनेता के रूप में लाने लगे और यही सामान्य सहज रूप को अंकित करना स्वच्छंदतावाद माना गया। और इनकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन के अनेक नैसर्गिक चित्र जैसे किसान को
ग्राम बालाओं को, ग्राम की प्रकृति को विषय वस्तु के रूप में स्थान लेती दिखाई पड़ती गई। यह लोक संपृक्ति स्वच्छंदतावाद का प्राण है, जो एक स्तर पर विद्रोह भी है। विद्रोह किस स्तर पर है? क्योंकि हम केवल ऊंचे चरित्रों को ही लेते थे, लेकिन अब हम सामान्य चरित्रों को भी हम नेता के रूप में, अभिनेता के रूप में, मुख्य वस्तु के रूप में ले रहे हैं। और दूसरा, कृत्रिमता के विरुद्ध स्वाभाविकता और सहजता की प्रतिष्ठा के लिए यह एक विद्रोह हो जाता है। स्वच्छंदतावादी कवियों ने शैली और शिल्प के प्रयोग में भी इस विद्रोह की प्रवृत्ति का प्रमाण दिया है। तो शैली और शिल्प में भी यह विद्रोह दिखाई देता है। इन्होंने अपने अपने तरीक़ों से नए प्रयोग किए, साथ ही शैली और शिल्प के बारे में इनमें आपसी मतभेद भी रहे हैं। यह वैविध्य और प्रयोगशीलता व्यक्ति स्वातंत्र्य का ही एक रूप है, जिसकी गुंजाइश अभिजात्यवाद के नियमन अनुशासन में नहीं थी। किंतु एक बात जो इनकी विभिन्नता में समान है, वह है सहज सामान्य के प्रति रुझान। पुरानी नपी तुली कृत्रिम भाषा अर्थात पोएटिक डिक्शन से भिन्न यह भाषा अपनी विभिन्नता के बावजूद पढ़ने वाले से एक आत्मीय संवाद स्थापित करती है, उस पर अपनी विद्वता तथा गरिमा का रौब नहीं डालती। अर्थात शैली में इन्होंने एक सामान्य सी भाषा को लिया कविता कहने के लिए, जो सभी के समझ में आ जाए। विद्वतापूर्ण भाषा का प्रयोग उन्होंने नहीं किया, और यह भाषा विषयानुरूप और भाव समृद्ध भाषा है। तो इस तरह से हम भाव, शैली, भाषा, इन सभी चीज़ों में विद्रोह देख सकते हैं। दूसरा है भाव प्रवणता। भाव प्रवणता भी स्वच्छंदतावादी साहित्य की एक प्रमुख विशेषता है। वर्ड्सवर्थ ने तो कविता की परिभाषा ही प्रबल मनोवेग के सहज उच्छलन के रूप में की है। ठीक है, तो हमारे जो मन का वेग है उसका सहज उच्छलन ही स्वच्छंदतावाद है, यह परिभाषा वर्ड्सवर्थ ने दी है। किंतु यह उच्छलन अनुशासनहीनता, भावातिरेक, भावों की अधिव्यक्ति या अतिव्यक्ति नहीं था। इसके पीछे सूक्ष्म संवेदनशीलता का आग्रह था, जो कल्पना से युक्त होकर रचनाकार की आंतरिक अनुभूति को ईमानदारी से उद्घाटित करती थी। यह भाव प्रवणता और कल्पना शक्ति उन्हें आत्म अभिव्यक्ति की प्रेरणा और क्षमता ही नहीं देती, बल्कि वह सहज अनुभूति तथा समानुभूति भी देती है, जिससे वे आत्म इतर विषयों में जो है वह अंतर पैदा करके, अंतर पैठ कर उनकी भावनाओं तथा उनके प्रति अपनी भावनाओं को प्रस्तुत कर सके। यह जीवन निरपेक्ष नहीं, जीवन सापेक्ष भाव अनुभूति है। जिन वर्ड्सवर्थ ने कविता को प्रबल मनोवेगों की सहज उच्छलन कहकर परिभाषित किया, उन्हीं से उसे मानव और प्रकृति की प्रतिछवि अर्थात पोएट्री इज़ द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर कहकर उसकी जीवन निर्भरता का संकेत भी किया गया। तीसरा प्रवृत्ति है दोस्तों कल्पना। कल्पना को भी स्वच्छंदतावाद में बहुत महत्व दिया गया है। इसे काव्य की विधायनी शक्ति के रूप में देखा गया है। अर्थात कल्पना के बिना काव्य प्रमुख रूप से काव्य कहा ही नहीं जा सकता, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि काव्य में कल्पना की प्रमुखता देखी जाती है। तो इसे काव्य की विधायनी शक्ति के रूप में देखा गया, जो स्थूल बाह्य जगत के अंदर स्थित सूक्ष्म भाव जगत को समझने में रचनाकार की सहायता करती है। कॉलरिज ने तो कल्पना का विस्तार से सैद्धांतिक विवेचन करते हुए सामान्य व्यक्ति की कल्पना से बढ़कर कवि कल्पना का महत्व स्थापित किया। उसने बताया कि इसे सृजनकारिणी, आदि शक्ति तथा मस्तिष्क की सबसे अधिक प्राणवान क्रिया का दर्जा उन्होंने दे दिया। ठीक है, किसने दिया? आदि शक्ति किसने कहा कल्पना को? कॉलरिज ने कहा। ठीक है, कॉलरिज जो हैं वे कल्पना को काव्य की एक ऐसी संश्लेषणात्मक अलौकिक शक्ति मानते हैं जो कवि के संपूर्ण सृजन व्यापार को क्रियान्वित करती है। कल्पना की नव उन्मेषणशाली क्षमता के बल पर कवि सामान्य तथा स्थूल वस्तु जगत के साक्षात्कार से भी एक अति इंद्रिय अमूर्त रहस्यमय लोक में या किसी नैतिक और दार्शनिक सत्य तक पहुंच जाता है, और दूसरी ओर भावों तथा विचारों को मूर्त रूप प्रदान करने में कल्पना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कल्पना लगभग सृजन प्रक्रिया का पर्याय है। ठीक है,
C.M. बावरा ने स्वच्छंदतावादी रचनाकारों में स्वच्छंद कल्पना के अभाव में कविता को असंभव माना है। शेली ने भी कविता को कल्पना की ही अभिव्यक्ति कहा और प्रथम रोमांटिक कवि ब्लेक ने भी इसे दैवी शक्ति स्वीकार किया। कल्पना ने रोमांटिक रचनाओं में भाषा और भाव के सौंदर्य का आधान तो किया ही, कहीं कहीं वह यह जीवन जगत के दुखों से हारे मन का पलायन भी बनी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अतीत से उन्मुखता। ठीक है, यह भी एक रोमांटिसिज्म की प्रवृत्ति रही है, अतीतोन्मुखता। ठीक है, अर्थात अतीत से चले जाना। तो स्वच्छंदतावादी रचनाकारों में मध्ययुगीन रोमांसों तथा रूढ़ियों के प्रति जबरदस्त आकर्षण मिलता है। इसका प्रमुख कारण है अपने वर्तमान की वास्तविकताओं से टकराहट, तर्क और बौद्धिक शुष्कता से ऊब और रूढ़ होती हुई काव्य शैलियों से मुक्ति की छटपटाहट। तो निकट वर्तमान से असंतुष्ट व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति यह होती है कि या तो वह अतीत गौरव को फिर से सजीव साकार करने का प्रयत्न करता है या भविष्य के लिए स्वप्न निर्माण करता है। दोनों परिस्थितियों में वह कल्पना के सहारे प्रत्यक्ष वर्तमान से अलग संसार को रचता है। इन कवियों ने कल्पना की सहायता से मध्ययुग की चित्रमयता और रोमान को सजीव किया। कॉलरिज और किट्स की कविता और वॉल्टर स्कॉट के उपन्यासों में अतीत का यह पुनरावर्तन सबसे प्रबल रूप में दिखाई हमें पड़ता है। इन कवियों ने अतीत की राष्ट्रीय सांस्कृतिक गरिमा को अपने प्रगीतों में पुनर्जीवित किया। तो कहना न होगा कि यह अतीत का अनुकरण नहीं, पुनः सृजन था। इसके बाद हम देखते हैं अद्भुत के प्रति आकर्षण की भावना। तो मध्ययुगीन रोमानी के प्रति स्वच्छंदतावादियों में उनकी रुचि जो है वह अद्भुत के प्रति आकर्षण से भी पुष्ट हुई। वाल्टर पेटर ने स्वच्छंदतावाद की एक विशेषता यह मानी है कि यह सौंदर्य में अद्भुत तत्व को जोड़ता है। ठीक है, वाट्स डंटन ने इसे अद्भुत का पुनर्जागरण कहा, अर्थात रेनेसा ऑफ वंडर कहा। ठीक है, तो अद्भुत के प्रति यह आकर्षण कई रूपों में व्यक्त हुआ है। अपने तीव्रतम रूप में यह प्रवृत्ति अति मानवीय या अलौकिक तत्वों की चर्चा में दिखाई पड़ती है और विशेषकर कॉलरिज और स्कॉट की रचनाओं में हमें दिखाई देती है। अन्य रचनाओं में यह कुतूहल, विस्मय तथा रहस्य के भाव में व्यक्त हुई है। तो एक और रुचि विचित्र, अद्भुत और जादुई से प्रतीत होने वाले विषयों और वस्तुओं की ओर हो जाती है तथा दूसरी ओर वे जाने पहचाने जीवन संदर्भों तथा वस्तुओं को नई दृष्टि से देखना आरंभ कर देते हैं। तो जगत के व्यक्त सौंदर्य में वे अव्यक्त सौंदर्य या अदृश्य सत्ता के दर्शन करने लगते हैं, जिसकी चरम परिणति रहस्य भावना में होती है। छठवां विशेषता है दोस्तों स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म की, यह है व्यक्तिवाद। ठीक है, व्यक्तिवाद जो है वह अपने हिसाब, व्यक्तिवाद का अर्थ है कि कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपने काव्य के माध्यम से प्रदर्शित कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। जरूरी नहीं कि वह समाज की ही भावनाओं को लेकर चले। ठीक है, तो अपनी खुद की भावनाओं को वह लेकर चलता है। तो व्यक्तिवाद विषयों को नई दृष्टि से देखने का अगला चरण था। बाह्य अनुभव से आंतरिक अनुभूति की ओर की यात्रा। इस प्रवृत्ति और भाव प्रवणता के प्रभाव से स्वच्छंदतावादी साहित्य ने स्वाभाविक रूप से व्यक्तिकता और आत्मपरकता को एक मूल्य के रूप में स्वीकार किया। अर्थात यहाँ पे लघु मानव का जो विशेषता है यह उभरता है। सामान्य मानव की जो आत्मपरकता है, उसकी व्यक्तिकता है, इसको स्थान दिया गया। और पिछले युग में पोप और मिल्टन जैसे रचनाकार भी परिचित स्थितियों तथा लोक प्रसिद्ध कथाओं को रचना का आधार बनाकर चल रहे थे। स्वच्छंदतावाद ने वस्तुगत ज्ञान की तुलना में स्व अनुभव अर्थात खुद के अनुभव को अधिक महत्व दिया। इस युग के साहित्यकारों की रचनाओं में अभिजात्यवादी निर्वैयक्तिकता के स्थान पर रचनाकार की अपनी दृष्टि, अपनी अनुभूति सहज तथा आत्मीय रूप से व्यक्त हुई और रचनाकारों के अपने सुख दुख, नैराश्य, वेदना, उल्लास, कविता और निबंधों के विषय बन गए।
इसीलिए इनके काव्यों में विवेक के स्थान पर भाव अकुलता के साथ विषाद का भाव भी हमें देखने को मिलता है, और यह भाव समाज तथा स्थितियों के संघर्ष के क्रम में संवेदनशील भाव प्रवण व्यक्ति के मन की जो है वह सहज प्रतिक्रिया के रूप में हमारे सामने आती है। रूसों के जन स्वातंत्र्य के आह्वान से गहराई तक प्रेरित यह सिद्धांत व्यक्ति और कवि के स्वतंत्रता को रचना कर्म के लिए अनिवार्य मानता है, ठीक है। और अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति में इन कवियों ने जो साहस दिखाया है वह पहले के कवियों में नहीं मिलता। इन कवियों ने स्वतंत्रता को मूल्य मानते हुए कथ्य तथा शिल्प दोनों स्तरों पर नए और मौलिक प्रयोगों की छूट ली। लिरिकल बैलेट्स की भूमिका में वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविता को स्पष्ट रूप से प्रयोग कहा है और उसकी आवश्यकता के पक्ष में तर्क भी दिए हैं। उसके बाद 7वां है विशेषता दोस्तों, इसको देखते हैं, सौंदर्याभिमुखता अर्थात सौंदर्य के प्रति आकर्षण। तो स्वच्छंदतावाद में ने गुरु गंभीरता के स्थान पर सौंदर्य को अधिक महत्व दिया। किट्स ने सत्य तथा सुंदर को अभिन्न मानते हुए कहा है कि सौंदर्य ही सत्य है। सौंदर्य इन कवियों के लिए केवल विषय नहीं है, उनका सौंदर्य दर्शन और सौंदर्य की नई दृष्टि अपने पूर्ववर्तियों और परवर्तियों से अलग है। यह नई सौंदर्य दृष्टि बाह्य जगत तथा प्रकृति में तो सौंदर्य का अन्वेषण करती ही है, कविता में भी बाह्य तथा आंतरिक सौंदर्य की आवश्यकता पर भी बल देती है। यह जो सौंदर्य है, इस सौंदर्य प्रेम तथा सौंदर्य जिज्ञासा को पेटर ने स्वच्छंदतावादी चेतना का मूल तत्व माना है। इन कवियों की दृष्टि सर्वत्र प्रेम और सौंदर्य की ओर जाती है, वह चाहे रूप रंग का सौंदर्य हो या मन वचन या कर्म का सौंदर्य हो। मानव सौंदर्य जो है इसको तो उन्होंने खुली आँखों से देखा ही है, किंतु उनका सौंदर्य प्रेम प्रकृति के उन्मुक्त सौंदर्यों के संसर्ग से भी उद्भूत हुआ है। अर्थात कवियों ने मानव सौंदर्य के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता को भी महत्व दिया है। शैली ने संपूर्ण प्रकृति को सौंदर्यमयी मानते हैं। उसके बाद 8वां विशेषता है प्रकृति में का प्रेम, ठीक है, प्रकृति प्रेम को महत्व देना। तो रूसों ने मानव को प्रकृति की ओर प्रत्यावर्तन के लिए पुकारा था। स्वच्छंदतावादी रचनाकार प्रकृति की ओर एकाधिक रूपों में लौटे। सबसे पहले तो यह वापसी बनावटी सौंदर्य के तिरस्कार से और सहज प्राकृतिक रूपों के प्रति आकर्षण में दिखाई दी। औद्योगिक सभ्यता की विकृतियों और घुटन से व्याकुल इन संवेदनशील साहित्यकारों के लिए प्रकृति एक शरण स्थली थी। उसे इन्होंने बाह्य जीवन के सुंदर परिवेश के रूप में नहीं बल्कि जीवन के प्रेरणादायक तत्व के रूप में ग्रहण किया। वर्ड्सवर्थ ने तो अपनी कविता टिंटन एब्बी में प्रकृति को धात्री, पथ प्रदर्शिका, संरक्षिका तथा अपने संपूर्ण नैतिक अस्तित्व की आत्मा के रूप में संबोधित किया है, ठीक है। धात्री का अर्थात होता है दोस्तों पत्नी, ठीक है। बायरन, शेली और किट्स की कविता में भी प्रकृति अपने विविध रूपों में अभिव्यक्ति पाती है। प्रकृति में ये कवि अपने भावों का प्रतिबिंब भी देखते हैं और उनके रूपों तथा बिंबों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को भी समृद्ध करते हैं। प्रकृति के साथ इन रचनाकारों का संबंध तब रहस्य अनुभूति की सीमा को स्पर्श करने लग जाता है जब ये इसके माध्यम से वे अपने अंतर जगत की पहचान करते हैं या चरम सत्ता का साक्षात्कार करते हैं। प्रकृति को वे स्वतः पूर्ण समझते हुए उसे जीवंत सत्ता तथा ईश्वरीय ज्योति से प्रभासित मानते हैं। प्रकृति इन्हें नैतिकता और आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाती है और सत्य का साक्षात्कार कराती है। हमारा जो 9वां विशेषता है दोस्तों, यह है भाषा और शिल्प की विशेषता। तो निसर्ग के प्रति झुकाव स्वच्छंदतावाद के भाषा शैली संबंधी सिद्धांत की में भी अभिव्यक्त हुआ है। हालांकि इस दौर के रचनाकारों में भाव, भाषा तथा शिल्प की अपार विविधता दिखाई पड़ती है, किंतु एक बिंदु पर भी ये सभी सहमत थे। वे सभी सायास शिल्प और बाह्य अलंकरण के विरोधी थे। सायास शिल्प अर्थात सोच समझकर गढ़ा गया शिल्प इसके विरोधी थे, ठीक है। वे मानव के नैसर्गिक मूल भाव का चित्रण,
सहज तथा आडंबरहीन भाषा शैली में करने के पक्षधर थे। वर्ड्सवर्थ ने तो बोलचाल की आम भाषा को ही काव्य भाषा के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। अन्य रचनाकारों ने इसे अतिवाद को भले ही स्वीकार न किया हो, परंतु काव्य आस्वाद तथा भाव संप्रेषण के लिए सहज अकृत्रिम भाषा के प्रयोग को आवश्यक ठहराया है। ठीक है, अर्थात ऐसी भाषा का प्रयोग करना जो सभी को आसानी से समझ आ जाए, जो भाव के अनुकूल हो और जो अकृत्रिम हो, अर्थात कृत्रिम रूप से जिसे बनाया नहीं गया हो। ठीक है, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग ये नहीं करते, जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ऐसा मानते हैं। तो भाषा की सहजता का तात्पर्य भावों अथवा अभिव्यक्तियों की सपाटता से नहीं है दोस्तों। सभी स्वच्छंदतावादी रचनाकारों में सूक्ष्म अर्थ छायाओं को उद्घाटित करने के लिए भाषा और ध्वनि की जो संगीत है इसका सुंदर उपयोग हुआ है। सपाट गद्यात्मक कथन के स्थान पर वे सूक्ष्म व्यंजना और सांकेतिकता के महत्व पर बल देते हैं, जिससे काव्य में रहस्यात्मक सौंदर्य और दार्शनिकता के साथ साथ अभिव्यंजना शक्ति भी उसकी बढ़ जाती है। साथ ही छंद प्रयोग में भी इस युग के कवि ने स्वतंत्रता भाव स्पष्ट किया है। पिछले कुछ युगों से सदे बंधे अनुशासित तुकांत हीरोइक कपलेट के स्थान पर इन्होंने कोमल मधुर प्रगीत अर्थात लिरिक या फिर मुक्त छंद, फ्री वर्स या ब्लैक वर्स जिसे कहा जाता है, इसको अपनाया है। दोस्तों, आपको इन सभी चीज़ों को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पाश्चात्य काव्यशास्त्र से ही भारतीय काव्यशास्त्र प्रभावित है और भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत जो नई कविता का दौर है, आधुनिक युग है, ये पूर्ण रूप से पाश्चात्य काव्यशास्त्र की विशेषताओं को लिया हुआ है। इस कारण जब हम पाश्चात्य विशेषताओं को देखते हैं तो यह समझ जाना चाहिए कि ये विशेषताएं हिंदी साहित्य में भी है, क्योंकि ये जो पाश्चात्य से बांग्ला में आया और बांग्ला से हमारे हिंदी साहित्य में आ गया। ठीक है, तो इन्होंने मुक्त छंद तथा उसकी अपार क्षमता को उद्घाटित किया। ठीक है, सदे बंधे अनुशासित छंदों का प्रयोग को इन्होंने बंद किया। इन्होंने अन्य छंदों का प्रयोग भी किया, परंतु अपने ही ढंग और मिजाज से। स्वच्छंदतावादी काव्य अपनी विपुल प्रगीत सृष्टि के कारण पहले और बाद के कवियों के बीच एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह विशिष्टता जो है बाह्य रूप भर की नहीं है, वस्तुतः तीव्र अनुभूति और भाव आवेग से प्रेरित इन रचनाओं में आंतरिक संगीत का प्रवाह है, भाषा की गतिशीलता है और साथ ही भाव की केंद्रीयता तथा एकाग्रता है। इन कवियों ने प्रगीतों की रचना भी की है, परंतु वह इनकी प्रिय विधा नहीं है। तो भाषा और छंद की नवीनता के साथ स्वभावतः इन कवियों का बिंब विधान भी अपनी मौलिकता तथा ताजगी के कारण आकर्षित करता है। इन्होंने अपने बिंबों का चयन प्रकृति से तो किया ही है, इसके अतिरिक्त इन्होंने जनमानस में संचित लोक गाथाओं के बिंबों को भी कविता में उतार दिया। इसके अतिरिक्त मध्ययुगीन सूरमाओं, परियों, चर्च चैपल आदि से संबंधित बिंबों का भी इन्होंने उपयोग किया। बिंब का अर्थ होता है चित्र, अर्थात शब्दों का ऐसे प्रयोग करना जिसको पढ़ के हमारी मानसिक रूप से हमें उन चित्रों का आभास हो जाए। ठीक है, तो सारांश में इनकी जो कविता है वह अपनी बिंब धर्मिता के कारण ही नहीं, बिंबों की विविधता और मौलिकता के कारण अपनी एक अलग पहचान रखती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने स्वच्छंदतावाद की परिभाषा देख ली, जो कि हिंदी साहित्य में हमें, ठीक है, हमें छायावाद के, प्रगतिवाद में और हमें नई कविता, इन तीनों युगों में यह जो स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति है यह हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यह जो लेक्चर है वह ख़त्म होता है। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा, यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।